गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। राइटिंग पोर्शन में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन का मीनिंग सबसे पहले टाइटल का मीनिंग देख लेंगे, जैसे आज तक हम करते आ रहे हैं। प्रयोजन का मीनिंग होता है उद्देश्य। मूलक मतलब आधारित। हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थात जिसका कोई न कोई उद्देश्य पे आधारित हो, ऐसी हिंदी को क्या कहा जाता है? प्रयोजन मूलक हिंदी। अब ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वो इसका ये आप पहली बार टॉपिक कर रहे हैं, 9th तक आपने ये सब किया नहीं है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी तकनीकी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या कार्यालय ऑफिस के क्षेत्र में जहाँ जहाँ हिंदी का उपयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है, कौन से प्रयोजन पर, कौन से उद्देश्य को आधार में रख के हिंदी का उपयोग हो रहा है, ऐसी हिंदी को कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी। अर्थात हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो इन सब क्षेत्रों में यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी। संचार माध्यम। अब संचार माध्यम ये तो ऐसे ही हेडिंग दी हुई है। हमारा जो पहला प्रकार होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है समाचार पत्र। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। सीमित मतलब बहुत ही लिमिट था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। ज़्यादा जनसंचार के मतलब जैसे कि न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ पेपर हैं, या आजकल मोबाइल पे सब कुछ हमें ज्ञान मिल जाता है कि किस देश में कौन से शहर में कौन सी घटना घटी थी। आज हमें सब पता पड़ जाता है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इंसान का जीवन बहुत ही सीमित था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था, दुनिया की बहुत बड़ी नहीं थी। बाजू वाले गांव में या बाजू वाले शहर में कौन सी घटनाएं घट रही हैं उनका तक उन्हें पता नहीं होता था। लेकिन आज हम पल भर में दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे उसने समूह बनाया, अधिक जानकारी जानने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था, है ना। दूसरे जगह पहुंचाए जाते थे प्राणियों के द्वारा मैसेज। मान लीजिए घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, तो एक जगह से दूसरी जगह उन लोगों को पहुंचाया जाता था और मैसेज पहुंचाया जाता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी घोड़े का उपयोग होने लगा। यंत्र युग का मीनिंग होता है मशीन, जब से मशीनों का निर्माण हुआ है। फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। जैसे जैसे मशीनें आई तो काम जल्दी होने लगा और एक जगह से दूसरी जगह समाचार जल्दी फैलने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही, मुद्रण का मीनिंग होता है प्रिंटिंग, कि न्यूज़पेपर वो भी क्या है, प्रिंट टाइप है हमारे पास, समाचार फैलाने का। होते ही सामग्री से समाचार, कला, कथा, कथा मतलब कहानी, कला मतलब कोई भी प्रकार की कला, आर्ट, हुनर, स्किल, समाचार मतलब न्यूज़ इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। उपग्रह का मीनिंग होता है सैटेलाइट के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था मतलब पोस्ट ऑफिस इत्यादि में काफ़ी प्रगति होती गई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब जैसे ही 15वीं 16वीं सदी में या 17वीं सदी के आसपास कंप्यूटर का निर्माण हुआ, है ना, तो क्या हो गया, बहुत ही तेज़ी से तरक्की होने लगी विश्व की। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक हम पहुंचा सकते हैं। अब हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करते हैं जहां जहां हिंदी का उपयोग किया जाता है और समाचार पत्र इसमें प्रमुख भाग निभाते हैं अपना। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मुद्रित मतलब जो टाइप किया हुआ, प्रिंट किया हुआ, उसे कहते हैं मुद्रित। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। इर्द गिर्द मतलब अपने आजू बाजू में आसपास होने वाली घटनाओं को जानना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता रहा है ना, समाचार फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, अभिन्न जिससे हम अलग नहीं कर सकते। शायद ही कोई ऐसा घर होगा या ऐसा परिवार होगा जिसमें न्यूज़पेपर आते नहीं होंगे। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए ही होता था। प्रारंभ में मतलब जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, कि न्यूज़पेपर में प्रिंट करके, टाइप करके हम कुछ भी न्यूज़ छाप सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में मात्र किसके लिए उपयोग होता था? सेना के लिए, कि यहाँ पर ये सेना आक्रमण करने वाली है तो इस देश को अलर्ट रहना है, इस प्रकार के लिए। आज शिक्षा, एजुकेशन, खेल, स्पोर्ट्स, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट, साहित्य, लिटरेचर,
विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी हो चुके हैं। आज कहाँ किस किस चीज़ के लिए उपयोग होता है समाचार पत्रों का, देखिए एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, साहित्य मतलब लिटरेचर, और विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए तो उसमें आप फर्स्ट पेज पे ही देखते होंगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिए होते हैं। मान लीजिए कोई बिस्किट है या कोई वॉशिंग पाउडर है या कोई चाय पत्ती है या कोई ऐसा अच्छा ब्रांड है तो उनकी एड दी जाती हैं। मनोरंजन का मीनिंग होता है एंटरटेनमेंट करना। कई बार शब्दों को घुमा फिरा के पूछा जाता है, आड़ी चावी, ऊबी चावी, इस प्रकार करके, है ना, कि एक कॉलम दिया गया होता है स्क्वायर शेप में, उसमें आधे अधूरे शब्द दिए होते हैं, बाकी शब्द आपको बनाने होते हैं। तो ये इस प्रकार के क्या दिए जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग होता है। साहित्य मतलब कहानी, कविताएं भी आजकल दी जाती हैं, है ना। और शिक्षा मतलब एजुकेशन, एजुकेशन किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी हैं, प्रोफेसर के लिए कितनी सीट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये सारी की सारी बातें हमें पता पड़ती हैं। कौन कौन से कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं। खेल मतलब स्पोर्ट्स, कहाँ किस देश में कौन सा नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का गेम होने वाला है, ये सारी बातें हमें पता पड़ती हैं। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। अहम मतलब बहुत बड़ी भूमिका का मीनिंग होता है रोल है ना। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो देखेंगे। ब्रिटिश शासन जब देश परतंत्र था, भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। जब देश गुलाम था ना, तब ये जो टाइटल दिए गए हैं, है ना, इस टाइटल से इस नाम के समाचार पत्र कौन सी भाषा में निकलते थे, सिर्फ अंग्रेजी में। इनके साथ बांग्ला और उर्दू में, ये दोनों ही हमारे देश की भाषाएं हैं, समाचार पत्र निकले थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा कौन से भाषा लोग समझते हैं, हिंदी की, तो देश को जोड़ने के लिए हिंदी में समाचार पत्र भी आवश्यक थे। लोकमान्य तिलक ने केसरी, आपको पता है लोकमान्य तिलक बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो चुके हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था कौन सा, केसरी नाम का, संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम निकाला था। लाला लाजपत राय ये भी स्वतंत्रता सेनानी हो चुके हैं हमारे, इन्होंने कौन सा स्टार्ट किया था, वंदे मातरम करके। आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। योगदान मतलब रोल निभाया था। मान लीजिए किसी राज्य में, किसी शहर में लोगों ने आवाज़ उठाई हो और ब्रिटिशों को पराजित किया हो, तो ये सारी की सारी खबरें कहाँ छप जाती थी, प्रिंट होती थी अखबारों में। अब ये अखबार किसी और शहर में, किसी और राज्य में जाता था, तो लोग उसे पढ़ के प्रेरणा पाते थे कि यहाँ पे इस शहर में या इस राज्य में लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनको आज़ादी प्राप्त हुई ना, और ब्रिटिशों को क्या कर दिया, पराजित किया। तो हमें भी प्रेरणा मिल सकती है यदि हम भी इस प्रकार आवाज़ उठाएं और हमें भी आज़ादी मिल सकती है। तो देश को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। साप्ताहिक का मीनिंग होता है वीकली, मतलब वीक में एक ही दिन निकलता था ये पेपर। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का बहुत महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। हथियार मतलब शस्त्र, मतलब आज़ादी प्राप्त करने के लिए जिनसे प्रेरणा मिली लोगों को, वो थे केवल समाचार पत्र। गांधी जी ने कौन सा स्टार्ट किया था, हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। प्रत्यायन मतलब लोगों के व्यूज़ इकट्ठे करना, बातें करना, लोगों तक संदेशा पहुंचाना, उसे कहते हैं प्रत्यायन। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, ये हमें समाचार पत्रों से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रयोजन मूलक हिंदी में आकाशवाणी। आकाशवाणी अर्थात रेडियो भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो किसी विशेष ध्वनि यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से, यंत्र का मीनिंग होता है मशीन, नेचुरल इसमें रेडियो जो है मशीनें डाली हुई होती हैं और उनके द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो पे आजकल तो रेडियो का ज़माना ही नहीं है, पहले के समय में जब रेडियो का उपयोग होता था तब
क्या होता था, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम। जैसे आजकल हम मान लीजिए कोई डांस प्रोग्राम आने वाला है तो उसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन रेडियो में तो केवल क्या कर सकते हैं, सुन ही सकते हैं, है ना। तो आधे घंटे के, एक घंटे के प्रोग्राम आते थे। कुछ डिबेट चल रहा हो, जैसे न्यूज़ चैनल में हम क्या देखते हैं, डिबेट चल रहा है, ठीक है। एक न्यूज़ चैनल वाला न्यूज़ रिपोर्टर है या संवाददाता है और सामने 2-3 जनों से कुछ प्रश्न पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो इस प्रकार हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता, उसमें केवल हम सुन सकते हैं। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। रेडियो को हम किससे सुन सकते हैं, उनकी तरंगों की लंबाई को पकड़कर, है ना। मान लीजिए आधे घंटे के जैसे हम टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, तो उसी प्रकार पहले के समय में जब रेडियो का ज़माना था, रेडियो का उपयोग करते थे लोग, तब टीवी नहीं थी, है ना। तब आधे घंटे के जैसे आजकल हम टीवी में देखते हैं प्रोग्राम, वैसे फिक्स टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर ये बता दिया जाता था कि रात को इतने बजे या दिन को इस समय ये जो प्रोग्राम है आपको सुनाया जाएगा। देखने की तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए ये सुनकर लोग क्या करते थे, मनोरंजन करते थे और आनंद लेते थे। जैसे कोई गाना गाने का हम टीवी चैनल पे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसमें सॉन्ग गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, तो सॉन्ग सुनने का जो कार्यक्रम होता था वो पर्टिकुलर टाइम बता दिया जाता था और उस पर लोग सुनकर आनंद लेते थे। 1921 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार मतलब खोज की थी। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं, है ना। देश विदेश में मतलब दूसरे अलग अलग देशों में भी कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो उसे हम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, BBC, लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान मतलब टेम्परेचर तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती हैं। हवामान मतलब टेम्परेचर के न्यूज़ दिए जाते थे कि इस देश में कब बारिश होने वाली है या कितना टेम्परेचर रहा, कितने डिग्री ठंडी रही या माइनस में रही या ज़्यादा रही, कम रही। ये सारे टेम्परेचर से रिलेटेड या कोई भी किसी भी देश की राजनीति से रिलेटेड समाचार सुनाए जाते थे। रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन भी सुनते हैं। धीरे धीरे रेडियो का विकास होता गया और उसमें विज्ञापन भी दिए जाते थे। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। मान लीजिए कोई अच्छी सी चाय पत्ती है या वॉशिंग पाउडर है या अच्छे बिस्किट हैं या कोई टीवी की कंपनी है, तो इस प्रकार वहाँ पे हम सुनकर विज्ञापन भी मतलब सुन सकते हैं उसे ऑन करके। तीसरा है दूरदर्शन। 1926 में JL बेयर ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी थी, मतलब उपहार दिया था, गिफ्ट दी थी। इसके जो शोधकर्ता या खोज करने वाले थे वो कौन थे, JL बेयर। यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, रेडियो में केवल सुन सकते हैं जबकि टीवी में हम देख भी सकते हैं। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, जिसे दिल्ली दूरदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जब अलग अलग चैनल नहीं हुआ करते थे, आज तो हज़ारों की संख्या में चैनल है ना, लेकिन जब चैनल नहीं हुआ करते थे, इतने विकसित नहीं थे, तब मात्र एक ही चैनल हुआ करता था। वो कौन सा, दिल्ली दूरदर्शन। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। दृश्य मतलब सुनने वाला, दृश्य देखने वाला, और श्रव्य माध्यम जिसे हम सुन भी सकते हैं। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से, इसमें सैटेलाइट होना ज़रूरी है, की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। अब जैसे हम थिएटर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में, तो वहाँ बहुत बड़ा पर्दा होता है, वहाँ बड़े बड़े पिक्चर्स हम देख सकते हैं, जबकि टीवी एक छोटा, उसी का क्या है, प्रकार है, छोटा पर्दा है। पहले प्रसारण केंद्र कम थे। अभी देखिए, जब हमें आजकल तो टाटा स्काई, GTPL इन सब का कनेक्शन आ गया है ना। पहले के समय में क्या हुआ करता था, डिस्क का होना तो कनेक्शन ज़रूरी है। पहले के समय में डिस्क वालों के जो सेंटर थे या उनकी दुकानें हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी। हर एक गांव में ये सब पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो इनके सेंटर भी बढ़ते गए। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, संगीत मतलब म्यूज़िक, कला मतलब आर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब कल्चरल प्रोग्राम, ये सब दूरदर्शन पे दिखाए जाते थे। समाचार, खेलकूद, स्पोर्ट्स, फिल्म का भी फिक्स टाइम हुआ करता था, इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल,
कुछ चैनल ऐसे हुआ करते हैं जिसमें केवल धर्म की बातें, सत्संग वगैरह, भजन कीर्तन चलता रहता है। धर्म का प्रचार भी करते हैं। टीवी के सामने समुचित समय, समुचित मतलब पूरा का पूरा समय, एवं रुचिकर जो हमें इंटरेस्टिंग हो, आनंददायक जो हमें आनंद देता हो, बुद्धिगम्य जिससे हमारी बुद्धि इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता हो, निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए। औचित्य मतलब जो उचित हो, है ना, कि जो ज़रूरी है हमारे लिए वो ही देखने और सुनने चाहिए, वरना आंखें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जो लाइट होती है टीवी की, वो जैसे आजकल हम मोबाइल के सामने ज़्यादा टाइम बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने, तो उसकी लाइट हमारी आंखों को कमज़ोर करती है। और छोटे छोटे बच्चों को आजकल हम देखते हैं कि उनको नंबर लग जाता है ना आँखों में। तो ज़्यादा समय टीवी के आगे बैठने से क्या हो जाता है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। शैक्षणिक कार्यक्रम से पढ़ाई में मन लगता है। शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल जो प्रोग्राम होते हैं उससे हमें ज्ञान में वृद्धि होती है। रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ होता है। रुचिकर प्रस्तुति मतलब जैसे कोई क्विज कंपटीशन चल रही हो, वो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे आपका ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है और हमें लाभ भी मिलता है। तो बेटे ये था हमारा पार्ट 1 प्रयोजनमूलक हिंदी। नेक्स्ट जो है STD, ISD, PCO, कंप्यूटर और लास्ट है DTP, ईमेल। ये जो 3-4 प्रकार हमारे रह गए, प्रयोजनमूलक हिंदी के भाग रह गए, ये हम पार्ट 2 में करेंगे। जितना समझाया गया है ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। एग्ज़ाम में राइटिंग पोर्शन में आपसे 3 मार्क का पूछा जाएगा। ओके बेटे, थैंक यू।